गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमने कल कार्लो सावर के बारे में जाना था। आज मैं, जैसा कि मैंने कहा था, थॉमस ग्रिफिथ टेलर के बारे में बात करूँगी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म के ऊपर काम किया, उसे इस्टेब्लिश किया। और ये न्यू डिटर्मिनिज्म जो मैं सोचा, शायद इनका जो परिवेश था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और इसमें ये एक नया परिवर्तन आ रहा था क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन लंदन। इनकी प्राइमरी एजुकेशन लंदन में भी थोड़ी सी, उसके बाद ही वेंट लेफ्ट। इनके पापा जो हैं वो खान में माइनिंग में इंजीनियर थे, और वो एक नया जो महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया, नया महाद्वीप, नई जगह पे गए और वहीं जाकर के ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जाकर के बस गए। तो शायद ये एक जो होता ना सोच, ओपननेस, एक थॉट प्रोसेस के अंदर एक ओपननेस, न्यू आइडियोलॉजी होती है और कुछ एफर्ट्स भी होते हैं स्वयं के। तो शायद थॉमस साहब का ये सब कुछ पढ़ते, ज्योग्राफी के अपने समकालीन टीचर्स जिन्होंने उनको पढ़ाया, जिनका बार बार परिवेश में परिवर्तन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन की, अगेन वो अपने स्नातक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही किया, फिर वो अमेरिका में गए, फिर वापस वो ओल्ड एज में अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आके रहने लगे और उनको लास्ट में एक टाइटल मिला, सन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात करनी तो बहुत ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि एक थोड़ी सी भूमिका में बना के बता रही थी आपको। इनका जन्म 1 दिसंबर 1880 में लंदन में हुआ था और 1892, ऑलमोस्ट 12 साल बाद इनके डैडी वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जाके बस गए। 1904 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली सिडनी विश्वविद्यालय से, और 1907 में इन्होंने खनिज विभाग में भू आकृतिक वैज्ञानिक, फिजियोग्राफर्स के रूप में अपॉइंटमेंट किया। क्योंकि नेचुरली इनके फादर खान में थे तो इनको इंटरेस्ट भी रहा होगा उसमें। और 1916 में इन्होंने एंटार्क्टिका की भू वैज्ञानिक संरचना, मतलब इन्होंने एंटार्क्टिका के ऊपर एक लेख लिखा, उसकी फिजियोग्राफी के ऊपर, और इस लेख के बाद इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी इसी से मिली। 1918 में मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी में इनका एज एन प्रोफेसर अपॉइंटमेंट फिर से हुआ। मतलब वैसे तो पहला अपॉइंटमेंट खान के अंदर था भू आकृत वैज्ञानिक के तौर पे, अब एज एन प्रोफेसर फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ। और अध्यापन का विषय था इनका ग्लेशियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी, यानी ग्लेशियर का अध्ययन करना, और प्लानिटेरियल जो उसका सरफेस है उसको ज्योग्राफी, ग्लेशियर का ही नाम दूसरा है, हिम के कार्य से संबंधित जो है उन पे इन्होंने अपना काम पढ़ाना प्रारंभ किया। फिर इसके बाद बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय में पहुँचे 1920 में। इन्होंने नया वहाँ पीजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया 1920 में, और ग्रिफिथ टेलर वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ओवर हियर। इनके बारे में एक बात बहुत ज़्यादा कही जाती है क्योंकि ये इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के कारण, बिल्कुल स्पष्टवादी होने के कारण, हर काम में बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेना, और बहुत ज़्यादा ये बिहेवियरल इनका जो था बहुत जेन्युइन था, परंतु इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हर समय हर एक के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुआ। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी विचारों के लोगों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, जो आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। पर छोड़िए, फिर इसके बाद ये, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था बच्चों, पॉलिसीज़ बन रही थी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हो रहे थे, नए नए कानून पास हो रहे थे, और इनको राष्ट्रीय प्रवास नीति से भेदभाव होने के कारण इन्होंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। मतलब नेशनल
इमिग्रेशन पॉलिसी से इनको बहुत तकलीफ़ हुई। हो सकता है हमारे यहाँ तो अब भी जैसे ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं वो आके रह सकते हैं, पर पहले इतने साल तक नहीं था। वंस यू लेफ्ट द कंट्री देन दैट मीन्स यू कैन कम बैक फॉर शॉर्ट पीरियड, बट अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, नॉट मोर देन 6 months आप अपनी कंट्री में रुक नहीं सकते थे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय प्रवास नीति के अंदर डिफरेंसेस होने के कारण ये अमेरिका चले गए। यहाँ इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, पर इससे पहले ये आई एम सॉरी टोरंटो बाद में गए थे। ये यहाँ पे चले गए शिकागो, और यहाँ इन्होंने 1935 तक पढ़ाया। यहीं इनको AAG जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस ज्योग्राफी के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नागी है, नेशनल इंडियन जोग्राफर एसोसिएशन, ठीक है, राजस्थान का है राजस्थान जोग्राफर एसोसिएशन RGI, ठीक है, और नागी। तो ये इस प्रकार से जो एक विषय के विकास में सहायक जो बॉडीज़ होती हैं और उनके अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और थियरीज़ और संकल्पनाएँ आती हैं, सिद्धांत पनपते हैं, उनको इस मंच पर रखा जाता है। पहले उस क्षेत्र विशेष के मंच पे, जैसे इंडिया में हमारा राजस्थान है, फिर उसके बाद राजस्थान के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद हम अब्रॉड में उसको भेजते हैं। अब्रॉड के मंचों पे उस बात को कहते हैं और तब जाके कहीं वो अप्रूवल मिलता है। और डोमिनेटिंग कंट्री अभी तो पता ही है आपको, अमेरिका है हर चीज़ में। उस टाइम पर काफ़ी हद तक 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अमेरिका काफ़ी डेवलप हो चुका था, और उससे पहले यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब इनको स्थायी सदस्य चुना गया तो 1951 तक इन्होंने कनाडा में काम किया। 35 तक तो इन्होंने कहाँ काम किया? शिकागो यूनिवर्सिटी, और शिकागो से थोड़ा ऊपर नहीं कनाडा है, और कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया, और यहाँ पर भी ये प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड रहे। तो बहुत लंबे समय तक ये अपने देश से बाहर थे, इसलिए इन्होंने ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की एज में वापस अपनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया जाने का विचार किया। और ऑस्ट्रेलिया में जब ये लौटे तो इनको बहुत ही ऑनेस्टली वेलकम किया गया, ऑनर्ड किया गया, और फिर इन्होंने वहाँ पर इनको राष्ट्रीय प्रोफेसर रखा गया। जैसे हमारे होते हैं ना प्रोफेसर्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं, नॉट हर स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही मैं, दिल्ली में जैसे, तो दिल्ली के प्रोफेसर्स को तो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जैसे उसमें JNU के हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, फिर उन्हीं को योजना आयोग का अध्यक्ष वगैरह ऐसे बनाया जाता। अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, परंतु योजना आयोग वगैरह में या अलग अलग जगहों पे एज एन एडवाइज़र उनको काम में लिया जाता है, चाहे वो डिफेंस स्टैटिकल मैटर्स हों या फाइनेंस से रिलेटेड हों या हिस्टोरिकल मैटर्स हों वगैरह वगैरह। बहुत कम होता है जो दिल्ली के बाहर के लोग जिन्होंने या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होता है वो जा कर के, या बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है तब जाकर वो वहाँ अपॉइंट होते हैं। तो इनको राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया, और लास्ट में बच्चों इनको वैज्ञानिक एकेडमी के लिए भी, वहाँ की नेशनल जो साइंस एकेडमी थी उसमें भी इनको इलेक्ट किया गया, और ऑस्ट्रेलिया भूगोल संस्थान का इनको संस्थापक अध्यक्ष चुना गया। मतलब इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया की जो भूगोल वेता थे उनके एसोसिएशन में भी एज एन प्रेसिडेंट इन्होंने वर्क किया। संस्थापक होता है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया हो, और लास्ट में ये सिडनी शहर में रहे आफ्टर रिटायरमेंट। तो कहने का मतलब इनको इनके कामों के द्वारा, क्योंकि इनको तब तक इंटरनेशनली फेम मिल चुकी थी, और इन्होंने नया सिद्धांत, अब जो इन्होंने बताया था ना नया सिद्धांत नवनिश्चयवाद, रुको जाओ यही निश्चयवाद है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इन्होंने कहा इनकी जो विचारधारा थी संभववाद की, और उसमें इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, मतलब प्रकृतिवाद या नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म को नहीं एक वाद हुआ, दूसरा
पॉसिबिलिज्म हुआ और संभववाद और प्रारब्धवाद, पता नहीं क्या क्या है उसको बोला गया है, पॉसिबिलिज्म। तो इन्होंने इसका बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें इन्होंने कहा रुको और देखो। अर्थात इनका कहने का मतलब ये था कि मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और ना उसका स्वामी, और ना ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। ये उनके वर्ड्स हैं बेटा, इन्वर्टेड कॉमर्स में। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है, ना स्वामी, ठीक है, और ना ही उसके पास कार्य करने की क्षमता जो है वो असीमित है। इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा, एक बीच का समन्वयवादी चिंतन के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। अर्थात मनुष्य पूर्णतः से हम ये नहीं कह सकते कि दास ही दास है, ये भी नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। वो दोनों के साथ सामंजस्य, क्रिया प्रतिक्रिया के साथ सामंजस्य या समन्वय करता रहता है। इस समन्वय नीति को, इस समन्वय नेचर को, इस समन्वय के करने के तरीके को उन्होंने नवनिश्चयवाद कहा। अब नवनिश्चयवादी पक्ष में प्रस्तुत प्रकृति के मानव का नियंत्रण के बारे में बताया, और टेलर ने कहा कि मानव, मतलब यही चीज़ उनकी डेफिनेशन वापस इन्वर्टेड कॉमर्स में, मानव किसी देश की प्रगति को तीव्र या कम कर सकता है, वह उसे रोक भी सकता है, लेकिन यदि वह विवेकशील है, वाइज है, तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रस्तुत निर्देशन से दूर नहीं हटना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि हम जैसे किसी फैक्ट्री को ठप करना हो तो उसको स्ट्राइक पे स्ट्राइक और उसको कानून पेज में फंसाते जाओ, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। एक दिन आएगा, मालिक थक हार के उस फैक्ट्री को बंद कर देगा। तो उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ी है। यदि आप वाइज हैं, विजडम है आप में, तो आप नेचर ने जो आपको दिया है उस नेचर के साथ, उस अपने ब्रेन की है कैपेसिटी को, अपने इंटेलिजेंस को, उसका भरपूर उपयोग करें, और उपयोग करते हुए डेवलपमेंट करना चाहिए। उसके निर्देशन से मैन इज़ एबल टू एक्सेलरेट, स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, बट ही शुड नॉट, he is wise apart from the direction as indicated by the natural environment। तो कुल मिलाकर के ग्रिफिथ टेलर ने इस बात पे जोर दिया कि जो कुछ भी प्रकृति ने हमें दिया है, जिस स्थान पर जिस प्रकार के संसाधन दिए, उन संसाधनों के साथ हम अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से समुचित उपयोग करते हुए अपनी विकास की गति को बनाए रखें। अब इस तरह से ग्रिफिथ टेलर ने जब विश्व के अनेक उदाहरण दिए, उदाहरण में उन्होंने कनाडा के, क्योंकि कनाडा में रहते, ऊपर ही उनके एस्किमोज रहते थे, है ना, तो उन्होंने कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में, साइबेरिया के में जो टुंड्रा रीजन है, सहारा का रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है वो विक्टोरियन डेजर्ट कहलाता था। तो एंटार्क्टिका में भी उन्होंने अपना रिसर्च पेपर एंटार्क्टिका के ऊपर लिखा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि उन्होंने जो डिफरेंट स्थानों के एग्ज़ाम्पल दिए और कहा कि, और उन एग्ज़ाम्पलों के द्वारा उन्होंने एक सेट बनाया और मानव प्रजातियों से संबंधित अपना कटिबद्ध सिद्धांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बेटा। माइग्रेशन से आहत हुए थे तो उन्होंने माइग्रेशन जोन थियरी, प्रवास कटिबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इन्होंने इंसान के, कहाँ इंसान का पहले ओरिजिन हुआ, फिर कैसे स्प्रेड हुआ, या क्या क्या फैक्टर रहे होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर थे कि पॉलिटिकल थे कि राजनीतिक थे कि प्राकृतिक थे कि आर्थिक थे कि सामाजिक थे कि सांस्कृतिक थे, धार्मिक। तो इस प्रकार से उन्होंने डिफरेंट जगहों को स्टडी किया, और स्टडी करके मानव के माइग्रेशन के जोन्स को डिफ़ाइन करते हुए एक्सप्रेस किया। और इन्होंने 1907 में अपनी जो पुस्तक थी आवर इवॉल्विंग सिविलाइजेशन में इन्होंने भू शांति, जियो पैसिफिक की विचारधारा प्रस्तुत की और विश्व को शांति का मार्ग दिखलाया। अर्थात क्योंकि 1415 से लेके आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर आपका 25-26
सेकेंड वर्ल्ड वॉर 29, मतलब यानी कहने का मतलब उस टाइम पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा था वर्ल्ड में, क्योंकि प्रोग्रेस हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। जैसे यूरोप के अलग अलग राष्ट्रों से लोग जाके कनाडा बस गए, यूरोप से अलग अलग जहाज़ से भर के लोग यूएसए के ईस्टर्न भाग में बस गए, नदर्न ईस्टर्न भाग में। तो उनमें वहाँ पे भी रेशियल डिफरेंसेस होने लगे। तब उन्होंने वो सब चीज़ को छोड़ करके अपने बुद्धि के आधार पर अपनी ग्रोथ की। नहीं तो वो उसी बीच में बंद गए थे कि हम तो कनाडा के हैं, न सॉरी हम तो इटली के हैं, हम स्पेन के हैं, हम फ्रांस के हैं, हम लंदन के हैं। दिस काइंड ऑफ जो इनकी आइडियोलॉजी थी लोगों की उस वक्त की, माइग्रेशन थ्योरी ने, और स्पेसिफिकली जो ग्रिफिथ टेलर का जो पैसिफिक सिद्धांत दिया है, या अपने उदाहरणों के द्वारा उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि विश्व में शांति इसी प्रकार से बन सकती है और भविष्य में हम इसी प्रकार से मनुष्य एक विकासशील अवस्था को प्राप्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।